देखिए इधर लिखे हैं कक्षा 10 सब्जेक्ट हिस्ट्री। इसे हिंदी में इतिहास कहा जाता है। ये यूपी बोर्ड के लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछने की इस साल उम्मीद है। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसका जो सेकंड जो चैप्टर है उसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। अध्याय अध्याय 2। इसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद, इसे इंग्लिश में कहता है नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म का अर्थ होता है राष्ट्रवाद। इन में के लिए लगाया जाता है, इंडिया मतलब भारत, यानी भारत में राष्ट्रवाद के बारे में आज विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो पहला जो हेडिंग है उसका हेडिंग का नाम है भारत पर प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। भारत पर प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। यानी भारत में प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, इसी के बारे में पढ़ेंगे। और एक कब से कब तक चला था, क्या क्षति हुई इसमें, कौन कौन से देशों ने इसमें भाग लिए थे, उसके बारे में आज डिटेल से चर्चा की जाएगी। प्रथम विश्व युद्ध जो चला था 1914 से लेकर 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध ये चला था 1914 से लेकर 1918 तक। 4 वर्षों तक ये चला युद्ध। इस युद्ध में बहुत ही क्षति हुई थी भारत की। इसमें फसल में भी बहुत गिरावट आई थी। लगभग में 1914 से लेकर 1920 के बीच में 93% यानी फसलों में वृद्धि हुई थी। आम जो जनता थी इसमें बहुत ही परेशान हो गई थी। आम जनता बहुत ही परेशान थी। आप लोग पूछेंगे इसमें प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। इसका जो प्रभाव पड़ा था, पहला प्रभाव में ये लिख देंगे। जो अंग्रेज जो थे सैनिकों को ग्रामीण क्षेत्र में, अंग्रेज जो थे सैनिकों को ग्रामीण क्षेत्रों से जबरन भर्ती करते थे। सैनिकों को यानी जबरन भर्ती किया गया था। दूसरा लिख देंगे इसमें दूसरा लिखेंगे 1914 से लेकर 1920 तक। उन्नीस सौ 14 से लेकर 1920 तक जो खाद्यान्न जो थी, खाद्यान्नों में कीमतें लगातार बढ़ रही थी। इसमें लगभग में 93% खाद्यान्न की कीमतें
93% वृद्धि की गई थी। वृद्धि की गई, जिससे आम जो जनता थी इससे बहुत ही परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उन लोगों के पास कुछ था नहीं, उन लोगों के पास कुछ खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि फसलों में ज़्यादा वृद्धि की गई थी और इसका रेट बढ़ा दिया गया था फसलों में। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस समय बहुत ही क्षति हुई थी, बहुत ही नुकसान हुआ था और उससे आम जनता बहुत ही परेशान हो गई थी, जिसके फलस्वरूप लोगों ने अपना दैनिक जीवन बहुत ही बुरी तरह से व्यतीत करना प्रारंभ कर दिया। हालांकि इसमें दिया तीसरा स्टेप जो दिया है, तीसरा स्टेप दिया इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 12 से 13 मिलियन लगभग 12 से 13 मिलियन लगभग 12 से 13 मिलियन लोग अकाल और महामारी से मारे गए थे। इसमें कहने का मतलब है, जो 2011 में जो जनगणना हुई थी उस समय, यानी 13 मिलियन लोग, यानी अर्थात 1 मिलियन बराबर होता है 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख, या 12 से 13 मिलियन लोग, यानी जो युद्ध हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, इसमें लोग मारे गए थे। अकाल उन लोगों के ऊपर पड़ा था, महामारी आई थी, इससे लोग का दैनिक स्थिति खराब होता चला गया और आर्थिक स्थिति से ये लोग कमज़ोर होते गए। उसके बारे में बता दिया। अगला जो नेक्स्ट जो हेडिंग है उसका नाम है सत्याग्रह के रूप में महात्मा गांधी। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। लिखते हैं सत्याग्रह के रूप में महात्मा गांधी। सत्याग्रह के रूप में महात्मा गांधी। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। सत्याग्रह का अर्थ जानेंगे इस वीडियो में, और महात्मा गांधी ने अपना विचार कैसे रखे थे उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सत्याग्रह, जब इसका हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो इसका होगा संधि विच्छेद सत्याधन आग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह करना। इस अर्थ होता है, सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना। ये 2024 में पूछा था और ये प्रतिवर्ष पूछने की उम्मीद है। सत्य के लिए आग्रह करना, सत्याग्रह का अर्थ तो यही होता है। महात्मा गांधी ने अपना विचार प्रकट किए थे। वो अहिंसा के पुजारी थे, वो मारपीट नहीं चाहते थे, अहिंसा के पुजारी थे और वो नरम दिल के व्यक्ति थे। ये महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किए थे 1919 में। वो गए दक्षिणी अफ्रीका में वकालत की पढ़ाई करें। कब गए थे? 1888 में दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका कब गए थे वो? 1888 में। वहाँ गए थे वो वकालत की पढ़ाई करने, लॉयर में। वहाँ गए तो देखे वहाँ पर
रंगभेदी सरकार चल रही है, यानी नस्लवाद सरकार चल रही है। वहाँ पर रंगों के आधार पर भेदभाव किया जा रहा था। तो इसको वहाँ वहाँ देखे तो इनके ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। तो बहुत ही कुछ और चीज़ है। 1888 में वो गए थे दक्षिण अफ्रीका और अपने भारत में लौट आए 1915 में। 1915 में वापस भारत चले आए। 1915 में वापस भारत चले आए। यहाँ आए तो सत्याग्रह आंदोलन किए। उनके गुरु थे, उनका गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। वो राजनीतिक गुरु थे इनके, महात्मा गांधी के। उनका नाम था, गुरु इनके थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी के, राजनीतिक गुरु। इनसे उपदेश लिए तब जाकर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किए। 1919 में किए थे। यानी सत्य के लिए आग्रह करना। अहिंसा के पुजारी थे, हिंसा नहीं करना चाहते थे, मारपीट नहीं करना चाहते थे। इसके पहले हम बता देते महात्मा जी के बारे में। वो सत्याग्रह के रूप में वो कहाँ सत्याग्रह किए थे, सत्याग्रह आंदोलन कहाँ किए थे, उसके बारे में बता दिए थे डिटेल से। दक्षिणी अफ्रीका के बारे में बताए थे, वो कब गए थे और वो अपने भारत में कब वापस आए, इसके बारे में बता दिए थे। इसके बाद जो अगला जो हेडिंग है, इसके बारे में बताएंगे गांधी जी के प्रयोग सत्याग्रह। यानी महात्मा गांधी जी कहाँ पर अपना सत्याग्रह का प्रयोग, गुजरात के खेड़ा जिला वहाँ पर प्रयोग किए थे, और चंपारण जो ज़िला है बिहार का, वहाँ पर प्रयोग किए थे। और एक और है गुजरात का अहमदाबाद ज़िला, वहाँ पर नील की खेती करने के लिए मज़दूरों को विवश किया जा रहा था। वहाँ पर नील की खेती करने के लिए विवश कर रहे थे अंग्रेज सब। तो महात्मा गांधी ने वहाँ पर भी अपना विचार व्यक्त किए थे, यानी अपने बातों को रखे थे। तो इसमें हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे, इसमें गांधी जी का प्रयोग सत्याग्रह। गांधी जी के प्रयोग, गांधी जी के प्रयोग सत्याग्रह। सत्याग्रह अब ये कहाँ प्रयोग किए थे महात्मा गांधी सत्याग्रह? ये गए थे दक्षिणी अफ्रीका में वकालत की पढ़ाई करने। जब वहाँ से लौटे अपने भारत में आए तो इन्होंने सबसे पहले बिहार का ज़िला है चंपारण, वहीं से 1916 में चंपारण सत्याग्रह किए। कहाँ किए थे? चंपारण। चंपारण ये बिहार का ज़िला है, बिहार का ज़िला है। ये कब किए थे? 1916 में। 1916 में। उसके बाद गुजरात में किए थे। गुजरात का खेड़ा ज़िला है, खेड़ा। ये गुजरात है, गुजरात। ये किए थे 1917 में। 1900। और एक और आंदोलन किए थे महात्मा गांधी अहमदाबाद, यानी गुजरात का वो भी ज़िला है अहमदाबाद। अहमदाबाद ये भी गुजरात का ही ज़िला है, ये भी एक ज़िला है। ये किए थे 1918 में। अहमदाबाद मिल मजदूर की स्थापना किए थे 1918 में। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा, भारत का मैनचेस्टर। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है।
इसमें पढ़े हैं चंपारण में जो नील की जो खेती कर रहे थे, किसान जो कर रहे थे, उस पर बहुत ही अंग्रेज जो थे अत्याचार कर रहे थे उन किसानों पर। वो चाहते थे, इनके पास 20 कट्ठा जो ज़मीन थी, खेत थी, वो चाहते थे 15 कट्ठा केवल नील की खेती करें। और जो नील की खेती होती है उसमें जैविक जो खादें होती है उसमें उर्वरता एक की कमी, दूसरा फसल बोएंगे तो उसमें वृद्धि नहीं होगा, दूसरा फसल नहीं उपजेगा। इसीलिए महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किए थे 1916 में। ये किस लिए थे? नील की खेती के लिए किए थे। नील की खेती के लिए, नील की खेती के लिए किए थे। बिहार के चंपारण जो ज़िला वहीं पर किए थे 1916 में। अगला दिया इसमें 1917 में किए थे खेड़ा सत्याग्रह। 1917 में अहमदाबाद जो मिल मजदूर के जो स्थापना की है 1918 में। अगला जो हेडिंग हम बताएंगे, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर साल इसमें पूछता है, 1 नंबर में आता है, पूछ देगा महात्मा गांधी खेड़ा सत्याग्रह कब किए, तो 1917 में किए। या पूछ सकता है महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह कब किए, 1916 में। पूछ देगा भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, गुजरात देगा, चंपारण दे देगा, खेड़ा दे देगा और कच्छ दे देगा। बाद में ऑप्शन रहेगा, इसको ट्रिक मार देंगे, हो जाएगा, ट्रिक सही हो जाएगा। तो भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। अगला रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट ये अंग्रेज़ों ने 1919 में इसको लाए थे, रॉलेट एक्ट को। समझिए एक बहुत अत्याचार कानून था, भारत के लोगों पर बहुत अत्याचार करते थे लोग। बिना किसी अपील, बिना दलील, बिना वकील, किसी भी व्यक्ति को कोई भी जुर्म न किए बिना उन लोगों को, भारतीयों को जेल में डाल की ये सब नियम बनाए थे। उस नियम का नाम है रॉलेट एक्ट। 1919 में पारित किए थे रॉलेट एक्ट को। इस कानून को महात्मा गांधी काला कानून कहे थे। इसको हम बता दिए थे। महात्मा गांधी के जो सत्याग्रह जो आंदोलन चलाए थे, कहाँ कहाँ प्रयोग किए थे, उसके बारे में बता दिए थे। नेक्स्ट जो हेडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आता है, टिप्पणी इसके बारे में लिखिए। रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी काला कानून कहे थे। अंग्रेज़ों ने इसे लागू किया था 1919 में। रॉलेट एक्ट को 1919 में पारित किए। इसका नाम था इम्पीरियल विधायिका परिषद अधिनियम। इम्पीरियल विधायिका परिषद अधिनियम इसको लागू किया गया था 1919 में। इसका नाम क्या है? इम्पीरियल विधायिका परिषद अधिनियम। इसमें भारतीयों को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील
यानी बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील। ये जो था बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील, यानी किसी का भी अगर इसमें एक ऐसा कानून था, काला कानून था, महात्मा गांधी इसे ही काला कानून देते। भारतीय अगर कोई भी गलती नहीं करते थे, फिर भी अंग्रेज़ों ने इनको जेल में कैद करने की उसको अनुमति थी। ये अनुमति कौन दिया था? इम्पीरियल विधायिका परिषद अधिनियम 1919 का यही अनुमति दिया था। इसमें किसी का आप सहारा नहीं ले सकते, यानी बिना अपील अपनी बातों को न्यायालय में नहीं जा कह सकते हैं। बिना वकील मतलब वकील का भी सहारा ले सकते हैं, और बिना दलील कुछ पैसा भी घूस देकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा उन लोगों का अधिनियम था। इस कानून को महात्मा गांधी काला कानून कहते थे। काला कानून। परीक्षा में आता है महात्मा गांधी किस कानून को काला कानून कहे थे? काला कानून। महात्मा गांधी बोले थे रॉलेट एक्ट को काला कानून। काला कानून। इसमें महात्मा गांधी बहुत ही सुझाव दिए थे। इसमें लोगों को आभार प्रकट किए थे, लोगों के विचारों से सहमत हो गए थे। तब जाकर महात्मा गांधी ने देखे कि इतना अत्याचार कर रहे हैं, तो जाकर देखे तो वो लोग उन लोगों को एकत्रित करके जनसभा का आयोजन किए। लोगों को एकत्रित करके एक जनसभा का आयोजन किए। उसमें अपने बातों को उन लोगों को सामने रखें और कहें कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, मारपीट नहीं करनी चाहिए। हमें 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना हुई थी? उसमें ऑप्शन में दिया था, तो समार देंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। वही घटना हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। देखिए उस समय ये जो जलियांवाला जो बाग है, अमृतसर ज़िला है पंजाब का। पंजाब का जो ज़िला है, पंजाब का जो ज़िला है अमृतसर। अमृतसर क्या है? ये ज़िला है, ये ज़िला है। ये पंजाब का ज़िला अमृतसर, और अमृतसर ज़िला का गांव है, उसका नाम है जलियांवाला बाग। वहाँ स्थान का नाम है, यानी ये गांव है। जो जलियांवाला जो है बाग है, ये क्या है? ये गांव है। वहीं पर घटना हुई थी, बहुत ही भयंकर। वहाँ पर युद्ध हुआ था। अंग्रेज़ों ने भारत के नित्य लोगों पर, निर्दोष जो व्यक्ति थे उन लोगों पर गोली चलाए थे। डर जो था उन्हें क्या किया था? आद दिया था। वहाँ पर एक त्यौहार मनाया जाता है फसल काट कर। वो मनाया जाता है जो हिंदी महीना होता है बैसाख में। बैसाख के महीने में वहाँ के लोगों ने गेहूं का फसल बोए होता है। गेहूं का जो फसल बोए होते हैं उसको पूरी तरह से काट लेते हैं जब पक जाता है तो, और फिर वो खूब धूमधाम से खुशहाली रूप से, यानी जलियांवाला अमृतसर में वो त्यौहार मनाते हैं अपना। वहीं पर लोग त्यौहार मना रहे थे बहुत ही धूमधाम से। अचानक वहाँ का जो 1919 में मार्शल लॉ लागू कर दिया अंग्रेज़ों ने। वहाँ का जो
मैदान था, जलियांवाला बाग जो मैदान था, वो चारों तरफ से जनरल डायर ने क्या किया, घेरवा दिया था, ताकि कोई भी व्यक्ति उस घेराबंदी से बाहर ना निकल सके। मैं सबको मतलब उन लोगों को मौत के घाट उतार दूँ। तो इसमें आदेश दिया था जनरल डायर, जनरल डायर। इसने ही आदेश दिया था भारत के निर्दोष व्यक्तियों पे गोली चलाने का। जनरल डायर यानी आदेश, यानी ऑर्डर दिया, आदेश दिया था। और उस जलियांवाला बाग में लोग लाखों की संख्या में वहाँ पे एकत्रित किए थे। आधे इन लोगों को वहाँ पर शांतिपूर्वक किसी बात का सम्मेलन करने के लिए बोले थे, वो अपनी बातों को रख रहे थे। लेकिन तब तक अंग्रेजों ने आए और वहाँ पर मार्शल लॉ लागू करके चारों तरफ से घेराबंदी कर दी है। और जनरल डायर ने क्या कर दिया, आदेश दे दिया, गोली चलाने का आदेश दिया। जनरल डायर ने आदेश दे दिया क्या, गोली चलाने का, गोली चला का आदेश दिया। ये आदेश दिया था ओ डायर को। पूरा जो कमान जो संभाला था, उस कमान का वहाँ का कमान संभाला था, जो वहाँ का वायस रहा था पंजाब का, उसका नाम था चेम्सफोर्ड। पूरी कमान उसके हाथ में थी, उसका नाम था चेम्सफोर्ड। इसके यहाँ की सारी कमान। तो जनरल डायर ने आदेश दिया गोली चलाने के लिए। किसको आदेश दिया था, ओ डायर को। ओ डायर जनरल ओ डायर को, इन दिस माई ऑर्डर फायरिंग, यानी यह मेरा आदेश है, गोली चलाओ। तो इसने क्या किया, ओ डायर ने गोली चला दिया। और लगभग में इसमें बीच में एक कुआं था, वहीं पर कुआं, इसे भोजपुरी भाषा में इनार है, उसी में गिर गए अपनी जान को बचाने के लिए। लेकिन फिर भी वहाँ पे वो जीवित न रह सके और कुएं में जाकर गिर गए, फिर भी उन लोगों का मौत हो गई। अब इस घटना के अंतर्गत महात्मा गांधी को लगा कि इस समय अपने देश में आर्थिक स्थिति सही नहीं रह पाएगी, लोगों को अंग्रेज़ों ने हर तरह से अत्याचार कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी ने इसमें लगभग में लाखों लोग मारे गए थे। इस घटना में लाखों मारे गए थे। और लगभग में हजारों की संख्या में घायल हुए थे। हजारों की संख्या में घायल हुए। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर एक है, अपने भारत के जो राष्ट्रगान के जो निर्माता हैं, उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने क्या किए, अपने देश का जान है वो लिखे थे। उनको उपाधि दिया गया था पद रविंद्रनाथ यानी टैगोर की जो उपाधि गई थी, उसको क्या किए, इसी के विरुद्ध में, जालियांवाला कांड के विरुद्ध में ही उन्होंने नाइटहुड की एक उपाधि दी गई थी, नाइटहुड। इसको वापस कर दिए, नाइटहुड। नाइटहुड की उपाधि क्या कर दी है, वापस कर दिए इसी कांड में, क्योंकि उनको लगा कि बहुत लोग इसमें मारे गए हैं और भारत के जो लोग हैं
ये कोई भी इसमें जुर्म नहीं किए थे, ये निर्दोष व्यक्ति थे। इसीलिए उन्होंने यह संकल्प लिया कि अपना डिसीजन लेना है कि मैं नाइट से वापस कर दे रहा हूँ। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि कोचिंग छोटा सा कोचिंग सेंटर है, मैं पढ़ा रहा हूँ। मिल सके मैं नेक्स्ट वीडियो में अधिक से अधिक इसमें अच्छे से अच्छे पढ़ाने का और मतलब कोशिश करूँगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए और कमेंट करके ये बताइए कि तो ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इंस्टाग्राम का जो लिंक है मेरे बायो में दिया है, उसमें बायो में जो लिंक है इंस्टाग्राम का, वहाँ पर जाकर आप लोग डायरेक्ट यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। क्लिक करके वहाँ जो चैनल है, चैनल का नाम है एजुकेशन क्लासेस 786, उसको सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए, ताकि मैं इसी तरह बनाता रहूँ। आप लोग को महात्मा गांधी जो जलियांवाला जो कांड हुआ अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर जिला में, उसके बाद जो नेक्स्ट जो हेडिंग है खिलाफत आंदोलन, इसे 12 तो चलिए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन ये चलाए थे, तुर्की के थे, दो नेता थे तुर्की इसके, जिसकी राजधानी अंकारा है, तुर्की की राजधानी अंकारा है। वहाँ के नेता थे दो लोग, उनका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत समिति की स्थापना हुई थी 1919 में, मुंबई में की गई थी खिलाफत समिति की स्थापना 1919 में। इसका गठन किया गया था 1919 में, खिलाफत समिति। खिलाफत समिति का गठन किया गया था 1919 में, कहाँ पर गई? मुंबई में, यानी मुंबई में किया गया था। किसके नेतृत्व में किया गया था? अली बर्दर्स, एक व्यक्ति थे, उनका नाम है अली बर्दर्स, उन्हीं के नेतृत्व में किया गया था। अली ब्रदर्स, अली ब्रदर्स के नेतृत्व में किया गया था। और ये इस आंदोलन को महात्मा गांधी इस आंदोलन में भाग नहीं लिए थे। बाकी जितने भी आंदोलन थे, ऐसा असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, सत्याग्रह आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, इन सभी आंदोलन महात्मा गांधी ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिए थे उस आंदोलन में। लेकिन ऐसा आंदोलन था खिलाफ आंदोलन, क्योंकि ये आंदोलन चलाया गया था हिंदू और मुस्लिम को एकता के रूप में बांधने के लिए। देखिए लिखा अली ब्रदर्स, यानी खिलाफत समिति का गठन किया गया था। इसका दूसरा नाम रखा गया था अली ब्रदर्स, इसे अली ब्रदर्स के नाम से जाना है, जाना जाता है। थे फरवरी 1919 में, फरवरी 1919 में फरवरी 1919 में फरवरी 1919 में कार्यक्रम जो है इसको अपनाने का सुझाव दिए थे अली ब्रदर्स में। सुझाव दिए थे
एग्ज़ाम में आता है खिलाफत आंदोलन। इसमें आता है खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था? मोहम्मद अली और शौकत अली। एक ऑप्शन दे देगा इसमें से, या तो मोहम्मद अली देगा या तो शौकत अली। इसमें से बाकी 3 ऑप्शन वो गलत रहेगा, लेकिन एक ऑप्शन इसमें दे देगा जो सही रहेगा, उस पर ट्रिक मार देंगे, वो सही हो जाएगा। 1 नंबर में आता है। ये कब ये इसका गठन किया गया था? 1919 में। अगला जो हेडिंग है इसमें, अगला हेडिंग का नाम है असहयोग आंदोलन। गांधी जी के जो विचार था असहयोग आंदोलन देखिए। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन इसमें क्या था? अंग्रेजों को पूरी तरह से बहिष्कार करना है, असहयोग करना है, सहयोग नहीं करना है। क्योंकि महात्मा गांधी बोले थे कि पहले महात्मा गांधी उन लोग के सहयोगी थे। जब प्रथम विश्व युद्ध की घटना घट चुकी तो उस समय महात्मा गांधी अंग्रेजों के असहयोगी बन गए, क्योंकि भारतीय लोगों पर बहुत ही अत्याचार किए थे प्रथम विश्व युद्ध में। इसीलिए महात्मा गांधी असहयोगी। और ये सभी लोग के मन में यातना करते थे कि बोलते थे कि अंग्रेज़ों का पूरी तरह से असहयोग करना है, कुछ भी नहीं करना है। उस यानी अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए स्कूल में नहीं पढ़ना है, जो सरकारी जो स्कूल है उसमें नहीं पढ़ना है, और जो अदालत है उसमें नहीं जाना है। कोई भी अगर अंग्रेजी वस्तु मांग रहे हैं, सामान मांग रहे हैं, तो उसको नहीं है, पूरी तरह से असहयोग करना है। तो ये चलाया गया था असहयोग आंदोलन। इसमें बिहार का एक बिहार जो राज्य है जो राजधानी है बिहार का पटना, जो बिहार जिला की बिहार राज्य की जो राजधानी है पटना, वहाँ के जितने भी विद्यार्थी थे वो सभी विद्यार्थियों ने स्कूल में जाने से इनकार कर दिए, जिससे अंग्रेज़ों को स्कूल बनना पड़ा। तो असहयोग आंदोलन में पहला कार्यक्रम ये चलाया गया था। बिहार का जो राजधानी जो पटना है, इस वर्तमान में बिहार का जो राजधानी पटना है, पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र इसका पुराना नाम है, पहले यही नाम था उस समय, वर्तमान में पटना है। वहाँ के जितने भी विद्यार्थी थे पटना में, जो स्कूल कॉलेज खोले थे, उसमें पढ़ाई करने से इनकार कर दिए, मना कर दिए, पूरी तरह से बहिष्कार कर दिए। यानी कॉलेज में इनकार कर, कॉलेज में जाने में इनकार कर दिए, इनकार कर दिए। इसमें कहा गया था असहयोग आंदोलन में, इसमें अंग्रेज में जो जो और जो नेता थे वो इससे जो गांधी जो प्रस्ताव रखे थे उससे चिंतित थे, सहमत नहीं थे। कांग्रेस के नेता राजी नहीं थे। इसमें कहा गया था जो जो बहिष्कार किया गया वो लिख दे रहे। इसमें पहला पॉइंट में लिख दिया जाएगा, ये परीक्षा में आता है हर साल, असहयोग आंदोलन, या ये आ जाएगा, नहीं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, नहीं तो भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें से अनिवार्य 100% प्रति वर्ष पूछा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दूसरे पॉइंट में लिखेंगे पुलिस, पुलिस, अदालत, वकील, लोग मजदूर
और जितने भी जो देसी जो वस्तु थे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था इस आंदोलन असहयोग आंदोलन में। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। देखिए इसके बाद कई जगहों पर धरना प्रदर्शन किए गए। कई जगहों पर अत्यधिक जो आंदोलन था ये जन आंदोलन था। कस्बों में लोग आंदोलन किए थे जो शहर था, और ग्रामीण क्षेत्र में भी। अगला जो हेडिंग है, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ आंदोलन के बारे में। अब हम लोग चर्चा करेंगे चौरी चौरा। ये चौरी चौरा स्थान का नाम है, किसी जगह का नाम है। जैसे अपना लखनऊ है, वही जिला है गोरखपुर। उसी गोरखपुर का एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है चौरी चौरा। स्टेशन से पहले पड़ता है वो चौरी चौरा। वहाँ पर जाएंगे तो देखेंगे आज भी जो कांड किए हैं वो लोग, आज भी वहाँ पर उसकी कुछ निशानी उपलब्ध है। वहाँ पर उपस्थित है कुछ निशानियाँ। तो ये जो कांड हुआ था चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 5 फरवरी 1922 को। इसमें जो किसान थे, यानी जो किसान थे अपनी फरियाद लेकर आए हुए थे पुलिस के पास। पुलिस कौन थे? अंग्रेज थे। किसान अपनी फरियाद लेकर आए हुए थे। फरियाद अपनी बातों को लेकर आए हुए थे, पुलिस के पास गए। पुलिस के पास गए थे तो पुलिस ने अपने बातों को पुलिस के सामने रखे, तो पुलिस ने क्या कर दिए? इनकार कर दिए। इनके बातों को नहीं माने, बात को नहीं माने, इनकार कर दिए। तो इन्होंने संकल्प लिए, जो किसान थे ये संकल्प लिए कि मैं पूरा यानी जला दूंगा। यानी आग लगा दूंगा। एक वहीं पर जेल था, चौरी चौरा नामक स्थान पर जेल है, उसी में पुलिस थी। वो छोटा सा गाँव है, उसमें ये लोग क्या किए? इनके बातों को फरियाद को नहीं माने। वो लोग क्या किए? जो माच की तिल्ली का किए, ताला खोलने के लिए बोले, उसे नहीं खोले। क्या कि इन लोग को अंदर ज़बरदस्ती रख दिए, अंदर कर दिए पुलिसों को। किसने रखा पुलिसों को? किसानों ने। इन लोग को अंदर कर दिए जेल में और ताला मार दिया, हाथ ला दिए। फिर वो क्या कर दिए? माचिस के तिल्ली निकाले और उसको जला कर सीधा जेल के अंदर फेंक दिए। पेट्रोल उसमें डाले जेल में और उसको जिसमें माचिस जो तिल्ली उसको फेंक दिए। इसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर राख हो गए थे। 22 पुलिसों को जिंदा जला दिया भारतीय। समझिए ये बहुत ही आक्रोश आंदोलन। महात्मा गांधी बहुत ही इसमें बहुत आहत हुए थे। महात्मा गांधी को लगा कि अब असहयोग आंदोलन को हमें वापस ले लेना चाहिए। तो पेट्रोल इसको क्या किए? पेट्रोल को यानी जेल में, पेट्रोल को जेल में रखकर, पेट्रोल को जेल में डालकर बाहर से माचिस का जो तीली था, माचिस तीली, माचिस के तीली से लोग क्या कर दिए? जला दिए। इस जो जेल था उसको जला दिए। आज इसमें पुलिसों को 22 पुलिसकर्मी थे, ये 22 पुलिसकर्मी ये जलकर राख हो गए। परीक्षा में आता है चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। या ऑप्शन में ये दे देगा, केवल ओनली सन देगा। 1922 में हुआ था, ओनली केवल सन देगा, या इसमें तारीख नहीं देगा तो इसमें मार देंगे 1922 में। हमेशा आता है, हर साल ये परीक्षा में पूछता है
चौरी चौरा कांड कब हुआ, यही पूछ देगा एग्जाम में। उसमें दर्शाने के लिए मानचित्र में पूछता है, मैप में दर्शाने के लिए चौरी चौरा किस राज्य में है। तो चौरी चौरा जो जगह है ये उत्तर प्रदेश के जो गोरखपुर है वही का छोटा सा ये स्थान है, जगह है। वही पर कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। 1922 में कितने पुलिसकर्मियों को जलाया गया था जेल में। द्वारा चौरा जो जगह है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के चौरा कांड हुआ था। यानी 1922 में, यानी भारतीयों के द्वारा पुलिसकर्मियों को जेल में ही 1922 में 22 लोगों को जला दिया गया था। जेल में 1922 जला दिया गया था 22 लोगों को, यानी 22 लोग। बाईस लोगों को 1922 में जला दिया गया था। याद करने का बहुत आसान है ये, क्योंकि सन 1922 है और 1922 में ही 22 लोगों को जला दिया गया था पुलिसकर्मी को। ये परीक्षा में आता है। 1922 को जला दिया गया था, फ्राई कर दिया गया था। इस आंदोलन को महात्मा गांधी ने जब देखे, इस आंदोलन को बहुत देखकर भावुक हुए और ये कहें कि हमें इस आंदोलन को वापस ले लेना चाहिए। तो यानी एक हफ्ता बाद, यानी 5 फरवरी को चालू हुआ, एक हफ्ता बाद यानी 5 और 7 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 फरवरी को 12 फरवरी को 12 फरवरी को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले ली। असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसे क्योंकि महात्मा गांधी वो मारपीट करना चाहते थे, वो नरम दल के नेता थे, वो हिंसा से दूर रहते थे, अहिंसा के पुजारी थे। इसीलिए इस आंदोलन को एक हफ्ते बाद यानी 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। यात्रा के बारे में महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किए थे, वही चला थे। दांडी जगह का नाम है, ये जिला है दांडी, गुजरात का जिला है। महात्मा गांधी यहाँ पर गए थे, दांडी नामक स्थान पर गए थे, तो वहाँ समुद्र से जल निकाले और उसको क्या जल निकाले और जो वहाँ पर जो हिस्सा था कुछ उड़ गया और उसमें जो नमक की मात्रा थी वो बच गई। फिर उसको फैक्ट्री में लेकर गए, उसको साफ किया और वो नमक बन गया। इससे अंग्रेजों आ गया नमक पर टैक्स नहीं देना है। बात बोले हम लोगों को यहाँ पर टैक्स नहीं देना है, हम लोग अपना नमक बनाएंगे और अपने देश की वस्तुओं को अपनाएंगे, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करेंगे। तो आ गया था 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को एक चल गया था गुजरात के एक आश्रम की स्थापना किए थे महात्मा गांधी। उनके आश्रम साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम, यही से दांडी यात्रा प्रारंभ किए थे महात्मा गांधी जी, गुजरात के साबरमती आश्रम से। इनके जो साथ जो थे, इनके अनुयायी भी थे, कई अनुयायी थे, इनके कई अनुयायी थे, जैसे 78 अनुयायी थे। 78 अनुयायी, सहयोगी भी कह सकता अनुयायी हो, सहयोगी। यानी महात्मा गांधी जी के जो साथ देने वाले जो व्यक्ति थे उनकी संख्या 78 थी। और ये थे ढालिया, ये गए थे वहाँ पे दांडी यात्रा गए और
डांडी नामक स्थान यानी साबरमती आश्रम से वो गए और डांडी नामक स्थान पर 6 अप्रैल 1930 को पहुँचे। कब पहुँचे? 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 19 पहुँच गए दांडी। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे। छः अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी दांडी पहुँचे और वहाँ से क्या किए, समुद्र का जल निकाले और फिर उसको धूप में रखे और वाष्प बन के उड़ गया जो था, और उस जल को एकत्रित करके उसमें जो नमक का जो मात्रा जो NaCl जो था, सोडियम क्लोराइड जो खाया जाता है, नमक जो सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसको क्या किए, छाने और उसको फैक्ट्री में लेकर गया उसको फिर साफ करके नमक के रूप में यानी जो घर में प्रयोग किया था वैसा बनाया गया। और इसमें वो बोले थे महात्मा गांधी, अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए सभी वस्तुओं को बहिष्कार करना है, स्वदेशी चीज़ें अपनाना है। जो अपनी जो चीज़ें जो बना रहे हैं भारतीय, हम भारतीय, उनके चीज़ों को अपनाना है, स्वदेशी चीज़ों को। कब थे? 6 अप्रैल 1930। एक जो साबरमती आश्रम से दांडी, इसकी जो दूरी थी 240 किलोमीटर यानी 240 मील। 240 मील। दो 240 मील दूर था ये दांडी, यानी साबरमती आश्रम से दांडी जो था 240 दूर था। 240 मील इसकी दूरी थी। तो जाने में समय लगा 24 दिन का समय लगा, क्योंकि 12 मार्च 1930 गए और 6 अप्रैल को पहुँचे। तो 12 में जोड़े जो इसमें 6 अप्रैल यानी 18 से 24 कितना दिन लगा था? 24 दिन। 24 दिन का समय लगा था। 24 दिन लिया रखने में। बहुत से लोग लिए थे, महिलाओं ने बढ़ हिस्सा ली थी, जैसे विजय लक्ष्मी पंडित थी, एनी बेसेंट थी, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अशफाक उल्ला खां, ऐसे जो व्यक्ति थे ये लोग इसमें दांडी यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे। और इसको वहाँ गए तो नमक निकाल कर, पानी को निकाल कर खौला को उड़ा दिया, फिर नमक बन गया, फिर उसको फैक्ट्री में लेकर गया। फिर उसके बाद इससे पहले हम बता दिए थे दांडी यात्रा के बारे में बता दिए थे, महात्मा गांधी जो दांडी यात्रा किए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन को महात्मा गांधी नहीं चलाए थे और इसी में वो नारा दिए थे, करो या मरो। ये आंदोलन 8 अगस्त 1942 को चलाया गया था, मुंबई से चलाया गया था। तो पढ़ेंगे हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन तो इंग्लिश में कहता है क्वाइट इंडिया मूवमेंट। क्वाइट इंडिया मूवमेंट ये चलाया गया था 8 अगस्त 1942 को। क्या पहले बता देते दांडी यात्रा के बारे में, महात्मा गांधी चलाए थे। और हम लोग पढ़ेंगे इस समय भारत छोड़ो आंदोलन, इसे इंग्लिश में क्वाइट इंडिया मूवमेंट कहता है। ये 8 अगस्त 1942 को चलाया गया था और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे। तो हम लोग पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, आंदोलन इसे इंग्लिश में कहते हैं क्वाइट इंडिया मूवमेंट। क्वाइट इंडिया मूवमेंट, क्वाइट इंडिया मूवमेंट। छोड़ो को इंग्लिश में कहते हैं क्वाइट, आंदोलन को इंग्लिश में कहते हैं मूवमेंट। भारत अर्थात इंडिया, यानी क्वाइट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन।
ये चलाया गया था 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को। कहाँ चलाया गया था? मुंबई। मुंबई चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। इसी आंदोलन महात्मा गांधी बोले थे करो या मरो, नारा दिए थे करो या मरो, करो या मरो का नारा दिए थे। ये जो आंदोलन था यह एक जन आंदोलन था, लोगों ने चलाए थे। महात्मा गांधी ने लोगों को एकत्रित करके मुंबई से आंदोलन चलाए थे करो या मरो। क्रिप्स मिशन आया था, उसके बाद इस आंदोलन को चालू किया गया था। 1942 में वो भी प्रस्ताव रखा गया था, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942 में। फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने निर्णय लिए, उनके मन में विचार आया कि हम लोग चलाएंगे भारत छोड़ो आंदोलन। मतलब अंग्रेज़ों से बोले थे कि हम लोग क्या करेंगे, अंग्रेज़ से कहेंगे कि भारत छोड़ दो तुम लोग, हम लोग अपने देश में अपना शासन करेंगे, अपने देश में रहेंगे। तो यह एक जन आंदोलन था। इस आंदोलन में पुरुषों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे इसमें। जैसे कुछ जो क्रांतिकारी जो नेता हैं उनका नाम इसमें है, इसमें उनका नाम है, जैसे हो गए जयप्रकाश भारती, जयप्रकाश भारती, अरोड़ा आसफ अली, अरोड़ा आसफ अली। और थे इसमें राम मनोहर लोहिया। देखिए लिखे हैं 1905। 1905 में कर्जन था, जो कर्जन, उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन इसने क्या किया था? बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था। किसको बांटा था? बंगाल को, यानी बंगाल को 2 भाग में बांट दिया था। पहला का नाम था पूर्वी बंगाल, दूसरा है पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में केवल हिंदू थे और पश्चिमी बंगाल में ओनली केवल मुस्लिम थे। तो 1905 में कर्जन ने क्या किया था? बंगाल को बांट दिया था। कब? 1905 में। किसने बांटा? कर्जन ने। अगला जो है 1906। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। उसमें केवल मुस्लिम ही सम्मिलित थे। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कहाँ पर की गई थी? बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो राजधानी ढाका है, इसकी राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। यहीं पर हुई थी 1906 में, लिखे भी है। 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। बांग्लादेश की जो राजधानी ढाका है वहीं पर हुई थी 1906 में। 1907, तो इसके बाद आता है जो सन आता है 1907। 1907 में खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी।
एक क्रांतिकारी थे। ये बहुत ही कम उम्र में इनको फांसी दी गई थी 1907 में। खुदीराम बोस। खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। फांसी। फिर 1909 आता है। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार की स्थापना की गई थी। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ये अधिनियम पारित किया गया था कब? 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। एक है आगे जो है अगला 1911। 1911 में कलकत्ता जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वहीं पर पहली बार जो अपने देश का जो राष्ट्रगान है उसको गाया गया था, जनगण मन, पहली बार 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता में गाया गया था। कलकत्ता 1911 में गाया गया था। जो राष्ट्रगान अपने देश का जो प्रतीक है, राष्ट्रगान गाया गया था 1913। इसके बाद 1913 1913 में स्थापना हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। अमेरिका के जो थे लाला हरदयाल, अमेरिका में स्थापना किए थे गदर पार्टी का 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? अमेरिका में। अमेरिका में किसने किया था? तो किए थे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने किए थे 1913 में।